और दिल्ली में एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई है। धौलाकुआं में आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के बाद आईएसआईएस आतंकी को गिरफ्तार किया गया। आतंकी पास से संदिग्ध सामान भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान कई राउंड गोलियां भी चली हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी का नाम अब्दुल यूसुफ है। इससे 2 आईईडी बरामद की गई है। आतंकी के पास से पिस्टल और आईईडी बरामद की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है देर रात धौलाकुआं इलाके के रिज एरिया में यह मुठभेड़ हुई है। आतंकी के पास से संदिग्ध सामान भी बरामद किए गए हैं। आतंकी संगठन आईएसआईएस के आतंकी से बताया जा रहा है। मुठभेड़ में कई राउंड गोलियां तक चली हैं। तो दिल्ली को दहलाने की साजिश थी। दिल्ली में इस साजिश को नाकाम किया है और अब इसमें एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। देर रात धौलाकुआं इलाके के रिज एरिया में ये मुठभेड़ बताई जा रही है। आतंकी के पास से संदिग्ध सामान बरामद किया गया है। आतंकी संगठन आईएसआईएस के आतंकी ये बताया जा रहा है। मुठभेड़ में ये भी सामने आया है कि इसे पकड़ने के लिए कई राउंड गोलियां भी वहां पर चली हैं। तो बड़ी खबर है दिल्ली से। राजधानी में इस तरह से आईएसआईएस के आतंकी थे और खबर ये आ रही है कि मुठभेड़ के बाद इसे पकड़ा गया है संदिग्ध को। अब इससे पूछताछ होगी कि क्या कुछ इसके मंसूबे थे, किस तरह से इस मंसूबे पर काम चल रहा था। ये सब अब पूछताछ के बाद निकलकर सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि राजधानी दिल्ली में इस तरह से आईएसआईएस के लोगों का पकड़ा जाना अपने आप में बड़ी बात है। तो धौलाकुआं से आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के बाद आईएसआईएस आतंकी गिरफ्तार किया गया है। आतंकी के पास से संदिग्ध सामान भी बरामद किए गए। मुठभेड़ के दौरान कई राउंड गोलियां चली हैं। आतंकी का नाम अब्दुल यूसुफ बताया जा रहा है। शंकर आनंद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, एक बड़ी बात है दिल्ली यानी राजधानी दिल्ली से इस तरह से आईएसआईएस का आतंकी पकड़ा जाना। अब किस तरह से इससे पूछताछ हो रही है और क्या कुछ सामान इसके पास से बरामद किया गया है? देखिए, कल देर रात में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब्दुल यूसुफ नाम के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इसका संबंध आतंकी संगठन आईएसआईएस के साथ में जुड़ा हुआ है। इस मामले में कल देर रात की गिरफ्तारी करने के लिए गई थी, तो इस मामले में धौलाकुआं इलाके में उसे घेरा गया, लेकिन वहां पर ही मुठभेड़ के दौरान में दोनों तरफ से गोलियां चली है, यानी कि स्पेशल सेल की तरफ से भी और इस आतंकी की तरफ से भी गोलियां चलेगी। कई राउंड गोलियां चलने के बाद स्पेशल सेल की टीम ने उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इस मामले में आगे की पूछताछ की जा रही है। हालांकि पूछताछ के दौरान में कई और महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उसी के आधार पर अब आगे का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन के दौरान कई और भी दूसरे जो आतंकी हैं उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि शंकर, जो अब्दुल यूसुफ है वो यहाँ पर कब से रह रहा था, किस तरह से इस तक पुलिस पहुंच पाई है, कुछ इस बारे में जानकारी लग पाई है क्या? देखिए, अभी एक्शन हुआ है इस मामले में। अब आगे की पूछताछ होगी। पूछताछ के लिए अभी देर रात में ही ऑपरेशन ही अंजाम दिया गया है और सबसे पहला जो इस मामले में जो पहला ऑपरेशन होगा वो हो रहा है कि उससे पहले पूछताछ किया जा रहा है कि कौन कौन से वो शख्स हैं जो इसको लॉजिस्टिक सुविधाएं मुहैया करा रहे थे, यानी कि रहना, उठना, इसको खान पान की व्यवस्था, तमाम जो सुविधाओं को वहां पर उपलब्ध कराने वाला वो आखिर शख्स कौन है। इसके बाद उस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल सेल की कई टीम का गठन करने के बाद अब यहां से निकल चुकी है और जल्द ही इस मामले में कुछ और आतंकियों की गिरफ्तारी कर सकती है और खासतौर पर वो स्लीपर सेल का वो शख्स जो इसे दूसरी कई तरह की सुविधाओं को मुहैया करा रहा था, तो उसकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। तो अभी हाल फिलहाल में इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि आईएसआईएस से जुड़ा है ये। इस मामले में हमारे जो स्पेशल सेल के जो डीसीपी हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पे बताया है कि इसका संबंध आतंकी संगठन आईएसआईएस के साथ में है। और देखिए, पूछताछ की जो प्रक्रिया होती है, पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारी निकलती है। अभी तो महज चंद घंटे हुए हैं क्योंकि देर रात में ऑपरेशन के बाद उसे लाए जाने के बाद तमाम जो बिल्कुल शंकर, तो एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है और अब पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और अब अमरोहा से खबर लेते हैं। यहाँ पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया है। बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन एक बदमाश फरार होने में कामयाब रहा। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है।
11 अगस्त को झोला छाप डॉक्टर का इसने अपहरण किया था। बदमाशों से हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। फरार बदमाश की तलाश लगातार जारी है। और 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। चंदौली में 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। दबिश के दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। बदमाश समीर उर्फ सुल्तान को इसमें गोली भी लगाई है। मुठभेड़ में इंस्पेक्टर बाल बाल बचे हैं। 1 दर्जन मामलों में यह बदमाश वांछित चल रहा था। और मेरठ में नकली किताबें छापने वाला एक रैकेट पकड़ा गया है। एनसीईआरटी की नकली किताबें छापने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। बताया जा रहा है कि इसके तार उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली तक फैले हैं। मेरठ में नकली किताबें छापने वाले रैकेट को पकड़ा गया है। एनसीईआरटी की नकली किताबें छापने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया गया। बताया जा रहा है कि इनके तार यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली तक फैले हुए हैं। कई राज्यों में नकली किताबों की बड़ी सप्लाई हो रही थी। 35 करोड़ से ज्यादा की किताबें और मशीनें बरामद की गई हैं। मामले में 1 दर्जन से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। मेरठ में एनसीईआरटी की नकली किताबें छापने का बड़ा रैकेट का खुलासा मेरठ पुलिस और एसटीएफ की टीम ने किया है। एसटीएफ ने 3 जगहों पर मेरठ में रेड की है, जहां से करीब 35 करोड़ की किताबें और मशीनरी बरामद हुई हैं। ये एक बड़ा रैकेट था। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में इन किताबों की सप्लाई थी। फैक्ट्री, गोदाम समेत कई स्थानों पर छापा मारा गया है। पुलिस ने फैक्ट्री और गोदाम को सील कर दिया है। मेरठ के थाना प्रतापपुर क्षेत्र में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। और विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही का आज तीसरा दिन है। आमतौर पर सदन की कार्यवाही शनिवार और रविवार को नहीं होती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में आज शनिवार को भी सदन की कार्यवाही होगी। सरकार को इस सत्र में 17 विधेयकों को पास कराना है। वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर सकती है। और बातचीत करने के लिए अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, आज भी सदन की कार्यवाही जारी रहेगी और कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं जिसको सरकार को पास कराना है, लेकिन विपक्ष भी अपने तेवर में दिखाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल नीलू, विपक्ष ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो सदन में विरोध करेगी। क्योंकि विपक्ष का साफ तौर पर कहना है, जब कल प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू से हमने बात की थी तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो लोक एवं निजी संपत्ति विधेयक, जो पहला विधेयक सरकार पेश करेगी आज, यानी टोटल 17 विधेयक में से पहला विधेयक वही पेश किया जाएगा। जब लखनऊ में आपने देखा था पूरे देश में सीएए को लेकर हिंसा हुई थी, उसके बाद सरकार ने उपद्रवियों के पोस्टर लगाए थे और फिर अध्यादेश लाया और अब वो विधेयक के तौर पर आज पारित कराया जाएगा। तो विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे बहुत सारे पहले के भी मामले हैं, उनको इसमें जोड़ा जाए तो हम विरोध करेंगे, क्योंकि ये ठीक नहीं हो रहा हमारे साथ। और सरकार दोहरी नीति अपना रही, दोहरा मापदंड अपना रहे। ऐसे बजट को लेकर, शिक्षा को लेकर बहुत सारे जो पॉलिसीज हैं, जो विधेयक हैं, जिनके लिए पहले कैबिनेट में 22 सर्कुलेशन पारित किया गया था नीलू, उनको आज विधेयक के तौर पर विधानसभा में पास किया जाएगा। लेकिन विपक्ष हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर कांग्रेस, वो इस बात पर आमादा है कि सदन को छोटा क्यों चलाया जा रहा है, हमको अपनी चर्चा नहीं की जा रही है। अगर सदन में चर्चा नहीं होगी तो हम विरोध करेंगे, सदन में हंगामे करेंगे, कागज के गोले फेंकेंगे। और कल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से साफ कर दिया था कि हम सरकार के पक्ष में बिल्कुल नहीं और हम विरोध करेंगे। हालांकि शनिवार को विशेष तौर पर विधेयक है जो सरकार को पारित कराना है, जो काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष के तेवर तो तीखे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर सरकार के सामने कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस मानसून सत्र में इसको पास करा दिया जाए? देखिए, बिल्कुल जो सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी विधेयक है, जिसको सरकार सबसे पहले जो नंबर 1 पर लगा हुआ है, वो है लोक एवं निजी संपत्ति, जिसके लिए दावा अधिकरण का गठन किया गया है। लखनऊ और मेरठ में ट्रिब्यूनल कोर्ट बनाए जाएंगे और जो भी अगर कोई सार्वजनिक निजी संपत्ति क्षति पहुंचाता है तो उसकी संपत्ति को बेच कर कुर करके उसकी वसूली की जाएगी। और बाकायदा इन 2 ट्रिब्यूनल कोर्टों में पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों के लोग अपील कर सकेंगे कि हमारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, जिसका विरोध सबसे ज्यादा होगा। इसके अलावा बजट प्रबंधन अधिनियम है, शिक्षा से संबंधित जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसको लाया जाएगा, पॉलिसी है। इस ऐसे 17 मसले हैं जो आज सदन में पेश किए जाएंगे। हालांकि शनिवार है नीलू, लिहाजा प्रश्नकाल नहीं होगा, तो सीधे जैसे ही सदन की शुरुआत होगी विधेयक पेश करने शुरू किए जाएंगे। हालांकि विपक्ष हंगामा करेगा, लेकिन जो अभी तक खबर है कि सरकार सारे विधेयक ध्वनिमत से पारित करा लेगी, क्योंकि उनका जो नंबर्स हैं, जो विधानसभा में उनके विधायकों की संख्या वो ज्यादा है, तो लिहाजा विपक्ष उनके विधेयक को पारित कराने से नहीं रोक पाएगा। हाँ, विपक्ष हंगामा जरूर करेगा। तो 17 विधेयक आज पेश किए जाएंगे और ये भी मान के चलिए कि सभी विधेयक आज पारित भी हो जाएंगे। बिल्कुल अजीत, तो देखेंगे
कि 11 बजे जब सदन की शुरुआत होती है तो किस तरह का मूड विपक्ष का रहता है, और सरकार, क्योंकि जरूरी है ये तमाम विधेयक इनको पास कराना, नंबर्स भी सरकार के पास है, इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर हरदोई से। यहां पर राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच ने प्रदेश में हो रही वकीलों की हत्या के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम पर मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा और प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। वकीलों ने कहा कि अगर 15 दिन में उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। जब जजेस की इतनी सुरक्षा होती है, उनको गनर है, हर चीज अवेलेबल है, हम लोगों का कोई देखने वाला नहीं है। आए दिन जहां देखो वहां अधिवक्ता गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो हम लोग डर रहे हैं इससे और अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम पास कराने के लिए प्रयासरत है और पास करा के ही मानेंगे। आज हम लोगों ने इस बात का ज्ञापन दिया है कि जिस तरह मध्य प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पे लागू किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार अधिवक्ताओं पे हमले हो रहे हैं, उनके साथ जो है घटनाएं घटित हो रही हैं और सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही सुरक्षा के लिए। और फिरोजाबाद में रेलवे पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां रेलवे पुलिस ने फर्जी रेल टिकट बनाने वाले गिरोह का भंडा फोड़कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां पर 2 शातिर आरोपियों को भी कई फर्जी रेल टिकट के साथ गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि 2 जनसेवा केंद्र पर फर्जी रेल टिकट बनाने का गोरख धंधा चल रहा था। फिलहाल रेलवे पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है और गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को गांव से पर्सनल आईडी पर एक पैसों पर रेलवे का टिकट बनाते हुए तथा एक व्यक्ति मैनपुरी से पर्सनल आईडी पर एक पैसों में गिरफ्तार किया गया है। और चंदौली पुलिस को एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो फर्जी पुलिस बनकर ट्रकों से वसूली किया करती थी। दरअसल पिछले कई दिनों से फर्जी पुलिस बनकर सड़कों पर अवैध वसूली करने की सूचना मिल रही थी। पुलिस 20 अगस्त से लगातार गैंग को पकड़ने की कवायद में थी, एक्टिव थी। तभी महुंजी रास्ते पर कुछ लोग फर्जी पुलिस बनकर ट्रकों से अवैध वसूली कर रहे थे और पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। इनके पास से एक 4 पहिया वाहन, बिना नंबर प्लेट लगी बाइक, 4 मोबाइल फोन के साथ 68,190 रुपया नकदी बरामद किया गया है। थाना धीना क्षेत्र में गश्त के दौरान जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि वीर बहुरिया पुल के पास मौजी की तरफ कुछ लोग फर्जी पुलिस बनकर ट्रकों से वसूली कर रहे हैं। इस अवैध वसूली की सूचना पर पुलिस ने जब चेकिंग की तो 4 लोगों को जो है पकड़ा और उनके पास से एक कार, एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की, 4 मोबाइल सेट और 68,190 रुपये अवैध वसूली के बरामद किए गए हैं। और अमरोहा में सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट फर्म पर एनजीटी कोर्ट ने 1,90,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया और फर्म को फ्रॉड भी बता दिया। कंपनी ने घरेलू उपयोग के नाम पर जमीन से पानी के दोहन की अनुमति ली थी और उसका इस्तेमाल औद्योगिक काम के लिए किया गया। साथ ही कंपनी पर नियमों के उल्लंघन का भी आरोप है। अब पूरे मामले की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। कंपनी में कोरोना से निपटने के लिए भी सुरक्षा उपाय नहीं किए गए हैं। जो एनजीटी पे हमारी एक कंप्लेंट गई थी, उसके अगेंस्ट उन्होंने फैसला लिया था, लेकिन इसके अंदर हमारे को सुना नहीं जा सका था क्योंकि उनकी वीसी का लिंक हमारे पास नहीं पहुंचा था। उसका हमने उसमें कोर्ट में दोबारा से रिवीजन डाला है कि हमको सुन लिया जाए उसके मसले में। तो कितना जुर्माना लगाया आपका? जो जुर्माना अभी उन्होंने दर्शाया है वो 1,90,00,000 का है। एनजीटी के आदेश पर अमरोहा में सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट कंपनी पर 1,90,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
मैं आपको इस वक्त में यहीं मौजूद हूँ जहाँ पर जो नेशनल हाईवे 24 है, ये CL गुप्ता फैक्ट्री है जो मेरे पीछे है, आप देख सकते हैं। ये जो फैक्ट्री है CL गुप्ता, यहाँ पर जो प्राइवेट CL गुप्ता एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें NGT ने यहाँ पर जो 1 करोड़ 90 लाख रुपये जुर्माना लगाया था। इसके साथ बावजूद भी ये फैक्ट्री यहाँ पर जल दोहन, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के पर इस पर जुर्माना लगाया गया है। इसमें साफ साफ तौर पर NGT दोषी पाया गया है और इन्होंने रिपटिशन दावा किया है। लेकिन अभी तक इसमें एक साफ बात है, आज हमने इसका जायजा लिया है, इसमें कोविड-19 का नियमों का पालन नहीं हो पाया है। आइसोलेशन वार्ड है मौजूद नहीं है। अभी तक यहाँ पर सिर्फ कोविड-19 के नियमों का जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और लेकिन प्रशासन इस मामले में पूरी तरह चुप है। अब देखना ये होगा कि क्या इस पर कार्रवाई होती है या यूं ही मौत के मुंह में लोग इस तरह काम करते रहेंगे। शिवम शर्मा, न्यूज़ 18, अमरोहा। और आगामी त्योहारों गणेश चतुर्थी और मुहर्रम और कोरोना के संक्रमण को देखते हुए गोरखपुर में प्रशासन ने लोगों से घरों में त्योहार मनाने की अपील की है। SSP ने बताया कि कोविड को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की गई है, साथ ही जुलूस पर भी पाबंदी रहेगी। और पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है और इस चतुर्थी को बहुत ही खास योग बन रहा है। ऐसा योग 12 साल बाद बना है। गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की आरती की जाती है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।